नमस्कार है, प्रणाम है आप सभी दोस्तों को। मैं राकेश सिहाग स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट गुरु पर। और मित्रों, जो हमारी सीरीज चल रही है वो रेलवे PYQ का जो बूस्टर बैच है वो चल रहा है। इसमें हमने 9 दिन कंप्लीट कर लिए हैं और ये हमारा आज 10वां दिन है। और रोजाना मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाता हूं और उस 20 क्वेश्चन का पूरा डिटेल से सोल्यूशन मैं आपको देता हूं, जिसको कहा जाता है 360 डिग्री सोल्यूशन। जिससे कि अगर उस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप अच्छे से करके आ सकते हो, या उनसे संबंधित कोई और क्वेश्चन आ जाए तो भी आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि इतनी डिटेल में आपको क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। फिर भी अगर आपको कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको क्या बदलाव चाहिए। जो बदलाव आपको क्लास में करवाना है वो आप करवा सकते हैं, आपका अधिकार है और मैं इस बात को मानने के लिए बाध्य भी हूं। ठीक है, तो आप कमेंट कर देना जो भी आपको बदलाव चाहिए। तो हम वो बदलाव नहीं करेंगे जिससे कि हमारा सिलेक्शन रुक जाए। कहने का मतलब, हम ये क्लास जो है ना ये बंद नहीं करेंगे। मेरे जो कलीग्स हैं, मैं जिनके साथ नौकरी करता हूं, वो बोल रहे थे कि आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज तो 50 से 60 आते हैं, आप क्यों दुखी होते हो वीडियो बना करके? रात को 12-12 1-1 बजे तक आप मेहनत करते हो, क्वेश्चन लिखते हो, क्वेश्चन को एडिट करते हो, यहाँ क्वेश्चन ऐड करते हो, पढ़ाते हो, है ना? तो आपका 3-4 घंटे एक क्लास के लिए खराब हो जाता है। मैंने कहा बिल्कुल होता है, इससे मेरे को कोई दुख भी नहीं है, क्योंकि अगर मेरे कारण अगर एक दोस्त भी मेरा पढ़ेगा और अगर उसको फायदा मिलेगा उसकी जॉब में, तो मैं खुश हूं, मैं संतुष्ट हूं, क्योंकि ये मेरा पैशन है साथियों। देखो, मेरी जिम्मेदारी है नौकरी करना परिवार के लिए, अपने लिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा जो पैशन है ना वो पढ़ाना है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पिछले 7-8 साल से मैं यही काम कर रहा हूं। तो ये मेरा पैशन है, इसको मैं जारी रखना चाहता हूं। इसीलिए मेरे वीडियो के ऊपर अगर एक व्यू आएगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा, अगर कोई नहीं देखेगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर एक भी दोस्त मेरा इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी में बूस्ट ला रहा है तो मुझे खुशी होगी, मेरा जो किया हुआ काम है वो सफल हो जाएगा। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज भी हम 20 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने यारों, रिश्तेदारों, दोस्तों, यारों तक इस क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी बोल देंगे कि भाई ऐसे ऐसे राकेश सर हैं, वो हमें करवाते हैं कुछ साइंस थोड़ी बहुत, तो उनसे भी पढ़ लिया करो। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्लास को स्टार्ट करें। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। पढ़िए पहले क्वेश्चन को। ओम मीटर किसकी इकाई है? मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ओम मीटर। अगर हम बात करते हैं ओम मीटर की, तो जो ओम मीटर जो होता है ना वो होता है आपका प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोधकता का मात्रक। अच्छा, एक होता है आपका प्रतिरोध। प्रतिरोध जो होता है उसको इसका जो होता है वो होता है ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का दूसरा नाम विशिष्ट प्रतिरोध भी है। इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन नंबर आपका जो सी दे रखा है वो दे रखा है आवेश। अगर आवेश की बात करें तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम। अगर हम बात करते हैं विद्युत प्रवाह की, विद्युत प्रवाह है या फिर विद्युत धारा, एक ही बात है, विद्युत प्रवाह या फिर धारा, इसका जो मात्रक होता है वो होता है एम्पियर। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ें दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि मंदता की SI इकाई क्या है, यानी मंदता जो है उसका मात्रक क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं मंदता किसे कहते हैं, मंदता कहते किसे हैं। मंदता या फिर मंदन, देखो परिभाषा है इसकी कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। लेकिन यदि त्वरण ऋणात्मक है, त्वरण ऋणात्मक है तो उसे मंदन या फिर मंदता कहते हैं, मंदन कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह हो गया कि जो त्वरण होता है ना उसी को ही मंदन कहा जाता है, लेकिन जो त्वरण होता है वो तो होता है ए, मतलब प्लस का ए, और जो मंदन होगा वो क्या हो जाएगा, -a। अगर त्वरण का मान अगर ऋणात्मक है, अगर त्वरण का मान ऋणात्मक है तो उसको हम क्या कहते हैं, मंदन कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि त्वरण को ही मंदन कहा जाता है, त्वरण को ही क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है।
क्लियर है बात? त्वरण को ही हम क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। ये बात आप थोड़ी सी याद रखोगे। अब बात आती है कि ये जो आपका मंदन है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? तो इसका मात्रक वही होगा मेरे प्यारे साथियों जो आपका त्वरण का होता है। जो आपका त्वरण का होता है, त्वरण का सूत्र होता है वेग बटे समय, वेग बटे समय, और वेग का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड, और एक समय का मात्रक और हो जाएगा सेकंड, तो इसका मात्रक बनेगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो मीटर m और सेकंड को लिखते हैं s से, और ये नीचे की साइड है इसलिए ऊपर भेजेंगे माइनस का 2 बनेगा घात, तो ये मीटर यानी ms की घात -2। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन के ऊपर अच्छे से पढ़ लो इस क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन का हम जवाब आपको देते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग्म की इकाई समान है? समान इकाई आपको बताने, समान मात्रक किन किन का है? देखो, बल का और भार का होता है, बल और भार का बराबर होता है, एक जैसा होता है। दाब का और प्रतिबल का एक जैसा होता है, दाब और प्रतिबल का क्या होता है? एक जैसा होता है। और इसके अलावा जो कार्य होता है, कार्य और ऊर्जा इनका समान होता है, यानी कार्य का मात्रक भी जूल, ऊर्जा का मात्रक भी जूल। दाब का मात्रक पास्कल, प्रतिबल का भी पास्कल, बल का न्यूटन, भार का भी न्यूटन। तो अब आपको देखना इसमें से कौन सा ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए है बल और दूरी, बल और दूरी तो नहीं हो सकते। दूसरा है संवेग और बल, संवेग और बल भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है बल और दाब, बल और दाब भी नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। बिल्कुल, ये क्या उल्टा हो गया, चलो कोई बात नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, 3 के बाद में 5 नंबर क्वेश्चन आ गया था, वो 4 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है कि 1 पास्कल का मान किसके बराबर होता है? 1 पास्कल का मान किसके बराबर होता है? तो देखो, पास्कल जो होता है ना, पास्कल जो होता है वो किसका मात्रक होता है? दाब का। और आपको पता होना चाहिए दाब का जो सूत्र होता है वो होता है बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। अब बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, और न्यूटन को लिखा जाता है एन के द्वारा, बटे क्षेत्रफल का होता है मीटर की घात 2 यानी मीटर स्क्वायर, और मीटर स्क्वायर को लिखा जाता है एम की घात 2। अब आपको ये देखना है कि पास्कल का मतलब क्या हो गया? पास्कल का मतलब ये हो गया न्यूटन बटे मीटर की घात 2, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको, न्यूटन का न्यूटन आ गया, एन का एन आ गया, और ये नीचे की साइड ऊपर की साइड जाएगा, इसलिए क्या होगा? ये माइनस का हो जाएगा। और यहां पर क्या आ जाएगा? 1 पास्कल का मान 1 न्यूटन मीटर की घात 2 के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलिए आगे बढ़े। चलो, ये है 5 नंबर क्वेश्चन, वो 4 नंबर था। 5 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 5 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का सही मिलान करना है आपको, निम्नलिखित का सही मिलान करना है। ओ एक में आपको दे रखा है वाट, और वाट के आगे ए में आपको क्या दे रखा है वो देखो, वाट के आगे ए में आपको दे रखा है नैनोमीटर। ये गलत है साथियों, यहां पर नैनोमीटर नहीं आएगा। वाट के बराबर में आप लिख सकते हो, ए में आप लिख सकते हो जूल बटे सेकंड। ए में आप क्या लिखोगे? जूल बटे सेकंड लिखोगे, जूल बटे सेकंड लिखोगे। ठीक है, एक में आपको यहां पर दे रखा है वाट, और इधर ए में दे रखा है जूल बटे सेकंड। बी में आपको दे रखा है किलोवाट, KW किलोवाट, और यहां बी में यहां पर क्या दे रखा है? बी में आपको दे रखा है 3.6 गुणा 10 की घात 6 जूल। और यहां पर 3 नंबर सी में क्या दे रखा है? यहां पर 3 नंबर में आपको दे रखा है 1 kWh, और यहां पर सी में क्या दे दिया आपको? 1000 वाट। इसके अलावा यहां पर 4 नंबर में आपको दे रखा है 1 HP, और यहां पर आपको दे दिया डी में 746 वाट, 746 वाट। अब आपको मिलान करना है। देखो, मैंने आपको बताया था 1 HP का जो मान है वो 746 होता है। तो देखो, पहले ऊपर से देखते हैं। वाट जो होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का मात्रक। अब इसको कैसे निकालेंगे? शक्ति का सूत्र होता है W बटे टी, यानी कार्य बटे समय, और कार्य का मात्रक जूल, और बटे क्या आएगा आपका? सेकंड। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो वाट है वो इसके साथ मिलेगा,
एक जो है वो किसके साथ मिला सुमेलित हो जाएगा, ए के साथ, क्योंकि वाट का मतलब जूल बटे सेकंड होता है और यही हमारा निकल के आया है। तो एक जो है ना, एक वो किसके साथ सही है, ए के साथ। दो को देखो, किलोवाट, मैंने आपको बताया था जो किलोवाट है वो भी शक्ति का मात्रक होता है, और किलोवाट में 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट, यानी जो दूसरा है वो सी के साथ सुमेलित हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं 1 kWh की। इस 1 kWh को 1 किलोवाट घंटा भी कहा जाता है, यानी बिजली की यूनिट भी कहा जाता है, और इसका जो मान होता है वो होता है 3.6 × 10⁶ जूल। यानी कहने का मतलब जो तीसरा है वो किसके साथ सुमेलित हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका बी के साथ सुमेलित। और जो चौथा है 1 HP का मान 746 वाट होता है, यानी चौथा किसके साथ होगा, आपका डी के साथ। चौथा किसके साथ हो जाएगा, डी के साथ। ठीक है, चलिए अब आपको ये देखना कि ये किस में दे रखा है, पहले में ए, दूसरे में सी, तीसरे में बी, चौथे में डी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ना, ऑप्शन नंबर ए वही आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, इस प्रकार से आपको याद रखने हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से कि विद्युत धारा की अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में आपको ओम दे रखा है, ओम होता है प्रतिरोध का और वोल्ट होता है विभवांतर का। और जो ओम मीटर है वो मैंने पहला क्वेश्चन आपको करवाया था, प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या है, तरंग धैर्य का एसआई मात्रक क्या है। तो पहले आपको पता होना चाहिए तरंग धैर्य होती क्या है, तरंग धैर्य होती क्या है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखो तरंग धैर्य का मतलब क्या होता है, जो आपकी ध्वनि जो तरंग होती है, ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग में दो विरलनों के बीच की दूरी, विरलनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग धैर्य कहते हैं, तरंग धैर्य कहते हैं। दो विरलनों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंग धैर्य कहते हैं। अब ये विरलन क्या होते हैं समझो, यानी ये मान लो इस प्रकार से आपकी जो ध्वनि तरंग है वो इस प्रकार से चलती है, इस प्रकार से आपकी ध्वनि तरंग चलती है। तो जो ध्वनि तरंग होती है उसमें एक तो होता है आपका सरंग और एक होता है आपका गर्त। तो ये जो ऊपर की साइड होता है ना, ऊपर की साइड, इसको कहा जाता है सरंग, इसको कहते हैं सरंग। और जो नीचे की साइड होता है इसको कहा जाता है गर्त, इसको हम क्या कहते हैं, गर्त कहते हैं, गर्त। अब बात आती है कि ये जो सरंग और गर्त हैं ये तो हमें समझ में आ गया। तो विरलन किसको कहेंगे, विरलन कहेंगे दो सरंगों के मध्य की दूरी, यानी सरंग या फिर सरंग के मध्य की दूरी, या फिर गर्त या गर्त के मध्य की दूरी, गर्त या गर्त के मध्य की दूरी। देखो ये सरंग है और ये सरंग है, तो यहां तक, यहां से लेके यहां तक की दूरी को हम कह देंगे तरंग धैर्य, और इसको कहा जाता है लेमडा। तरंग धैर्य को लेमडा से हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये बात समझ में आई। या फिर दो गर्तों के मध्य की दूरी को, ये भी आपका लेमडा है। तो या तो दो सरंगों के बीच की दूरी को या फिर दो गर्तों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं तरंग धैर्य। दो सरंगों या फिर दो गर्तों के मध्य की दूरी को हम तरंग धैर्य कहते हैं, और इन्हीं सरंग और गर्त को ही क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। सरंग और गर्त को ही हम क्या कहते हैं, विरलन कहते हैं। क्लियर है बात है, ये बात आपको याद रखनी थी। अब देखो मैंने आपको ये तो बता दिया कि जो ध्वनि तरंग है उसमें जो विरलन होते हैं उनके मध्य की जो दूरी होती है ना, दूरी, उस दूरी को ही हम क्या कहेंगे, तरंग धैर्य कहेंगे। तो यहां पर इस शब्द के ऊपर गौर करना है, दूरी। तो तरंग धैर्य एक प्रकार की दूरी होती है, तरंग धैर्य एक प्रकार की दूरी होती है, और दूरी का जो मात्रक होता है साथियों, दूरी का मात्रक होता है आपका मीटर। तो तरंग धैर्य का मात्रक भी क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए में आपको हर्ट्ज दे रखा है, हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है वो आपका आवर्ती का मात्रक होता है, आवर्ती का मात्रक। हर्ट्ज जो है वो आवर्ती का मात्रक होता है, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, और सेकंड आपका समय का मात्रक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, 8 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, देखो 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो पहले, ऑप्शन नंबर ए, इसमें दे रखा है लक्स। लक्स की अगर हम बात करते हैं तो लक्स किसका मात्रक है, लक्स आपका प्रदीप्ति का मात्रक है, प्रदीप्ति का।
प्रदीप्ति को मापने के लिए हम लक्स का प्रयोग करते हैं। प्रदीप्ति को मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? प्रदीप्ति को मापने के लिए हम लक्स का प्रयोग करते हैं। बात आई समझ में? अब बात आती है दूसरे की, बी की। बी में देखा है आपका मोल। अगर हम मोल की बात करें तो पदार्थ की मात्रा का मापन करने के लिए, पदार्थ की मात्रा का मापन करने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? मोल का प्रयोग करेंगे। और ये जो पदार्थ की मात्रा होती है ये हमारी एक प्रकार की मूल राशि होती है। पदार्थ की मात्रा एक प्रकार की हमारी मूल राशि होती है। और मैंने आपको बताया था मूल राशियों की संख्या 7 होती है, उसमें पदार्थ की मात्रा भी एक प्रकार की मूल राशि है। इसके अलावा फिजिक्स के अंदर 2 आपकी पूरक राशियां होती हैं, एक घन कोण होता है और एक ठोस कोण होता है। ये बात हम पीछे कर चुके हैं। अब बात आती है इसके बारे में, एक इंपॉर्टेंट बात और याद रखनी है कि एक मोल का जो मान होता है, एक मोल का जो मान होता है वो कितना होता है? तो याद रखोगे 6.023 गुणा 10 की घात 23। ये एक मान होता है और ये मान किसके बराबर होता है? ये मान होता है 1 मोल के बराबर। 1 मोल का मान संख्या में कितना होता है? तो 6.023 गुणा 10 की घात 23। और इसी संख्या को कहा जाता है आवागाद्रो संख्या। आवागाद्रो संख्या, आवागाद्रो संख्या। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि आवागाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो आवागाद्रो संख्या का मान होता है 6.023 गुणा 10 की घात 23। ये याद रखना है साथियों आपको। क्लियर है बात है? तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी होगा वही आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको यही पूछा था पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो मोल का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करते हैं सी में आपको देखा है टेस्ला। और टेस्ला किसका मात्रक होता है? टेस्ला होता है चुंबकीय क्षेत्र की, चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की जो घनत्व होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है उसका मात्रक टेस्ला होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखोगे, एक बात आती है चुंबकीय फ्लक्स की, चुंबकीय फ्लक्स की बात आती है। चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है आपका वेबर। देखो देखो फ्लक्स घनत्व का मात्रक तो टेस्ला होता है, ये घनत्व का मात्रक तो टेस्ला होता है, लेकिन चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक आपका वेबर होता है। क्लियर है बात? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और जूल जो है, जूल वो आपका कार्य और ऊर्जा का मात्रक हो जाता है, जूल कार्य या फिर ऊर्जा का मात्रक। तो इसी प्रकार से आपको मेहनत करनी पड़ेगी साथियों, मेहनत आपको दमदार करनी पड़ेगी। और मैं आपको इतनी बात बता देता हूं कि अगर आप मेहनत करते हो तो आपको सफलता जरूर मिलती है। और इतनी बात आप याद रखना कि इतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी, इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी जिससे कि हमारे सिलेक्शन हो जाए। और सिलेक्शन वाली पढ़ाई हमें पढ़नी पड़ेगी। और मेहनत करने से आपको बिल्कुल घबराना भी नहीं है, क्योंकि दोस्त इतनी मेहनत जरूर कर लेना अपने जीवन में कि जब भी आप अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहो तो आपको किसी दूसरे का उदाहरण न देना पड़े, आप अपने उदाहरण से अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ा सको। इतनी मेहनत तो आपको अपने जीवन में करनी ही पड़ेगी या करनी ही चाहिए। अगर इतनी मेहनत आप कर लेते हो तो शायद ये नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी, लेकिन मेहनत ईमानदारी से करनी जरूरी है। ठीक है? तो क्वेश्चन जब भी आप पढ़ते हो तो उस क्वेश्चन का पूरा पोस्टमार्टम करो कि हम इसके अंदर क्या क्या याद रख सकते हैं, इसमें और क्या हमें देखने को मिल सकता है इस क्वेश्चन में। उसमें से क्वेश्चन खोजने की कोशिश करो और आपका जो प्रिपरेशन है उसमें आपको बूस्ट देखने को मिलेगा, उसमें आपको एक ऊंचाई और ज्यादा देखने को मिलेगी। दिन प्रतिदिन आपको क्या मिलेगा? उसमें सुधार मिलेगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9वां है वो आपके सामने है। 9वें क्वेश्चन को पढ़ो पहले अच्छे से। 9वां क्वेश्चन क्या है? देखो 9वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के आणविक रूप से परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, यानी इनमें से कौन से तत्व के अंदर परमाणुओं की संख्या अधिक है। तो आपके सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए, तब आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। सबसे पहले में ए दे रखा है, आपको ए में दे रखा है पी, और पी का मतलब होता है फास्फोरस। फास्फोरस, अगर हम फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस के अंदर कितने परमाणु होते हैं? तो 4 परमाणु होते हैं। इनके अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 4। फास्फोरस के एक तत्व में 4 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है आर्गन। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है नियोन। ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है नियोन। अगर हम नियोन की बात करते हैं, अगर हम नियोन की बात करते हैं, और एक और है आपका ऑप्शन नंबर सी, इसमें दे रखा है आपको आर्गन। इन दोनों की बात करते हैं तो ये
एक परमाणविक होते हैं। एक परमाणविक, एक परमाणविक, एक परमाणविक का मतलब जिसके अंदर एक परमाणु हो। इन दोनों के अंदर एक एक परमाणु होता है और ये दोनों के दोनों क्या हैं? ये दोनों के दोनों आपकी अक्रिय गैसें हैं। अक्रिय गैसें, या फिर इसको उत्कृष्ट गैस, या फिर हम इसको नोबल गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? आपके अक्रिय गैसें हैं और इनके अंदर परमाणुओं की संख्या एक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? एक परमाणविक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसकी बात करती है, इसमें दे रखा है आपका सल्फर। एस, एस का मतलब होता है सल्फर, एस का मतलब होता है सल्फर। और सल्फर की बात करते हैं तो इसके अंदर कितने परमाणु होते हैं? 8 परमाणु होते हैं। और आपको यही क्वेश्चन पूछा था कि सबसे अधिक परमाणु किसके अंदर होते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सल्फर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलो आगे बढ़े। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। ये जो 10 नंबर क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा टफ क्वेश्चन मान सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको परमाणु द्रव्यमान अगर आपको याद होगा, द्रव्यमान के बारे में अगर याद होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना इस क्वेश्चन को करना संभव नहीं है। देखो हमें क्वेश्चन दे रखा है कि Al2SO4 यानी एल्यूमिनियम सल्फेट में ऑक्सीजन का प्रतिशत आपको बताना है। हमें सूत्र दे रखा है Al2SO4, इसके अंदर हमें ऑक्सीजन का प्रतिशत बताना है। कैसे करेंगे? इसके अंदर सभी का हमें परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। आपको पहला तत्व दे रखा है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के कितने तत्व हैं? इसमें कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु। एल्यूमिनियम के 2 तत्व हैं, देखो इसके आगे 2 लगा है, तो एल्यूमिनियम के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान, 2 परमाणु या फिर 2 तत्वों का द्रव्यमान। इनके 2 परमाणुओं का द्रव्यमान की अगर बात करते हैं तो कैसे निकलेगा? देखो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम के एक परमाणु का जो होता है वो होता है 26.98, यानी 1 का होता है ये। और आपको कितने का निकालना है? 2 का निकालना है। तो आप क्या करोगे? 2 से गुणा कर दोगे 26.98 को। मैंने आपको क्या बताया कि जो एल्यूमिनियम होता है उसके एक परमाणु का मान 26.98 होता है। तो आप 2 परमाणुओं की बात करोगे तो आप इसको क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे। तो अब इनको गुणा करेंगे तो कैसे होगा? देखो इसको अगर गुणा करोगे तो 2 8 16 9 और 53.96 यूनिट, 53.96 यूनिट, यानी ये आपका 2 परमाणुओं का, एल्यूमिनियम के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान आ गया। इसी प्रकार से दूसरा देखो आगे क्या है? सल्फर। अब बात करते हैं सल्फर के कितने यौगिक हैं, कितने परमाणु हैं? S अकेला है लेकिन इसके बाहर 3 लगा, इसका मतलब ये जो 3 है इसके साथ गुणा में माना जाएगा। तो S की संख्या यहां पर 3 है, तो सल्फर के 3 परमाणुओं का द्रव्यमान, 3 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो कितना होगा वो देखो। अगर हम बात करते हैं एक परमाणु की, अगर सल्फर के एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो होता है आपका 32.06 एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, और आपको निकालना है 3 का। अब इन आप दोनों का आपस में क्या करोगे? आप गुणा करोगे। इन दोनों का आपस में क्या करोगे? गुणा करोगे। इन दोनों का आपस में आप क्या करोगे? गुणा करोगे। अगर इनको आप गुणा करोगे तो गुणा करके देख लेना, मैं कर लेता हूं 1 मिनट। इनका जो गुणा आएगा, वैसे करने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं कैलकुलेटर का उपयोग कर लेता हूं। कैलकुलेटर के उपयोग से 32.6 गुणा 32.06 गुणा 3, अगर 32.06 गुणा 3 को हम गुणा करते हैं तो इसका जो आंसर निकल के आता है साथियों वो निकल के आता है 96.18। आप इनको गुणा कर सकते हो यूनिट। अब हम, ये तो सल्फर का हो गया, अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु टोटल देखो, 4 अंदर हैं 3 बाहर हैं, और 4 और 3 को आपस में यहां पर गुणा में माना जाता है, यानी 4 या 12। तो ऑक्सीजन के 12 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो आपको पता होना चाहिए, परमाणुओं का द्रव्यमान। अगर हम ऑक्सीजन के एक परमाणु की बात करें तो उसमें 16 आपकी क्या होते हैं, 16 उनका द्रव्यमान होता है, 16। और कितने परमाणु टोटल हैं? 12 हैं। तो 1 का 16 तो 12 का कितना हो जाएगा साथियों? 12 को 16 को गुणा करेंगे तो 192 यूनिट आएगा। ये तो आपका अलग अलग से हमने निकाल दिया। अब हमें क्या करना है? इस पूरे का यानी Al2SO4 का कुल द्रव्यमान कितना हो गया? कुल द्रव्यमान अगर इसको हम जोड़ते हैं, सबसे पहला हमारा आया था 53.96 प्लस 96.18 प्लस 192। इन तीनों को आप जोड़ोगे तो आएगा आपका 342.14 यूनिट। 342.14 यूनिट, इनको आप जोड़ते हो तो इसका उत्तर ये निकल के आता है। ठीक है, यही है ना? जोड़ लिया? ठीक है। हाँ, तो इन दोनों का, इन सभी का जो योग है वो क्या आएगा? ये आएगा। क्लियर है?
अच्छा, अब हम ये तो निकाल लिया, अब हमें किसका प्रतिशत निकालना है? यहां पर ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है। याद करो इस क्वेश्चन को पढ़ के देखो, ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है। तो अब आपको ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान पता होना चाहिए। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना आया था? 192। तो हमें ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालना है। ऑक्सीजन का प्रतिशत निकालने के लिए किसका प्रतिशत निकालना है? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान ऊपर लिख देंगे, और कुल कितना है? 342.14 गुणा प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। 100 से क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। अब इसका हम सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका हम क्या निकालते हैं? सॉल्यूशन निकालते हैं। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी 192/342.14 गुणा 10 100। इसका अगर हम हल करते हैं तो कितना निकल के आता है? बताओ भी बताओ। हाँ, आप भी कर लेना। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हो या आप वैसे कैलकुलेशन कर सकते हो, आपके ऊपर है, लेकिन ये आपको सोल्व करना, ये तो मैथ की बात है, कर सकते हो आप आराम से। इसका जो निकल के आएगा वो आएगा 56.12%। 56.12%। अब आपको देखना है क्वेश्चन कौन सा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि सी में दे रखा है 56.1, तो 56.1 या फिर 12। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को करना था। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना? ठीक है, आगे बढ़े। अब 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 11 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो पहले। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। यानी सबसे पहले आपको क्या करनी है? परमाणु की विशेषताएं पढ़नी है। परमाणुओं की विशेषताएं, परमाणुओं की विशेषताएं क्या हैं? परमाणु की क्या विशेषताएं हैं? तो इसमें देखो क्या दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 2 तत्वों के परमाणु समान होते हैं। 2 तत्वों के, अलग अलग तत्वों के परमाणु समान नहीं होते। जैसे एक का मैंने बताया था 8 होता है, एक में 4 होता है, सभी का समान नहीं होता। यानी कहने का मतलब इसकी जो पहली हो जाएगी वो हो जाएगी 2 तत्वों के परमाणु, 2 तत्वों के परमाणु असमान होते हैं। असमान होते हैं, यानी उनका जो गुण होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। 2 तत्वों का गुण एक जैसा नहीं हो सकता, अलग अलग होगा। ये पहली विशेषता है। अगर हम बात करते हैं दूसरी विशेषता की, तो इनका जो परिसर होता है, इनका जो परिसर होता है या जो प्रसरण होता है, परिसर या फिर इसको प्रसरण भी कह सकते हैं, इसका जो प्रसरण होता है वो होता है 10 की घात -10 mm। इसमें तो दे रखा है 100 m नहीं है, ये 10 की घात -10 mm है। 10 की घात -10 mm। ऑप्शन नंबर जो बी है ना, उसमें थोड़ा सा करेक्शन करना है आपको। 10 की घात -10 mm आएगा ये। इसका जो प्रश्न होता है वो 10 की घात -10 mm के बराबर होता है। और तीसरे की अगर हम बात करते हैं, परमाणु की जो तीसरी विशेषता है वो है आपकी जो परमाणु का जो आकार होता है, परमाणु का जो आकार होता है, आकार वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है। अगर हम 4 नंबर बात करते हैं, तो जो आपका एक तत्व है, एक तत्व के सभी परमाणु या एक तत्व के परमाणु, एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, समान होते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि एक तत्व, जैसे मान लो आपका पोटेशियम है, तो पोटेशियम का ये थोड़ी है कि वो द्रव अवस्था में तो उसके परमाणु कम हो जाएंगे, गैस अवस्था में ज्यादा हो जाएंगे, ठोस अवस्था में और कम हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, सभी अवस्थाओं में क्या मिलेंगे? आपको समान मिलेंगे। अब आपको इस क्वेश्चन में देखना था कि कौन सा जो आपका कथन है वो गलत है, सही नहीं है, ये पूछा है आपसे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे रखा है आपके कि सभी तत्वों के परमाणु समान होते हैं। नहीं साथियों, परमाणु समान नहीं होते, उसमें क्या होते हैं? असमान होते हैं। यही बात आपको गलत दे रखी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन, शब्द परमाणु को किसने खोजा था? शब्द परमाणु को किसने खोजा था? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत सारे क्वेश्चन मेरे जो दोस्त हैं वो इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। कारण देखो क्या है। अगर हम बात करते हैं परमाणु के खोज की, परमाणु की जो खोज है वो की थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। लेकिन क्वेश्चन को देखो, इसमें आगे एक शब्द दे रखा है, नाम शब्द। शब्द परमाणु को किसने खोजा?
ये नहीं पूछा कि आपको परमाणु का किसने खोजा, आपको ये पूछा है कि इस शब्द परमाणु को किसने खोजा था। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो शब्द जो है ना, ये टर्म जो है ना, टर्म ये किसने दी थी। इस टर्म को जो दिया था उस वैज्ञानिक का नाम था डेमोक्रिटस। तो क्वेश्चन को मैंने बताया था ना, क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से जरूरी है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आप देख के आओगे, लेकिन ऑप्शन नंबर ए नहीं है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। और कितना चालाक जो है एग्जामिनर, वो देखो ऑप्शन नंबर ए में ही आपको डाल्टन दे रखा है, तो देखते आप ऑप्शन नंबर ए कर दोगे, लेकिन वो गलत है। परमाणु की जो खोज है वो तो की थी जॉन डाल्टन ने, लेकिन परमाणु शब्द की जो खोज है ना, इस परमाणु शब्द की खोज वो डेमोक्रिटस ने की थी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा। अब हम बात करते हैं कणाद की। इसमें ऑप्शन में कणाद दे रखा है। कणाद क्या थे? कणाद भारतीय एक ऋषि थे, भारतीय मुनि थे, भारतीय ऋषि थे, और इन्होंने सबसे पहले मौखिक रूप से परमाणु सिद्धांत दिया था। यानी इन्होंने अपना जो परमाणु सिद्धांत वो लिखित रूप में नहीं दिया था। सबसे पहला जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? कणाद ने दिया था। लेकिन इनकी एक गलती थी कि इन्होंने मौखिक रूप से लोगों को बता दिया, बोल करके बता दिया। और वो बात सुन करके, कणाद की बात सुन करके डाल्टन ने क्या किया? डाल्टन ने अपनी इन बातों को लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिया। डाल्टन ने इन्हीं बातों को क्या कर दिया? लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिया। इसीलिए डाल्टन को परमाणु विज्ञान या फिर प्रथम परमाणु मॉडल का जनक कहा जाता है। लेकिन वास्तव में प्रथम परमाणु मॉडल के जनक कौन थे? वास्तव में तो कणाद थे, लेकिन दूसरों के सामने प्रदर्शित कौन हो गए? डाल्टन हो गए, क्योंकि कणाद ने तो मौखिक रूप से बताया, मौखिक रूप से बात कही गई बात मान्य नहीं होती, इन्होंने लिखित रूप में बता दिया, इसलिए इनको ही क्या कहा जाता है? डाल्टन को ही प्रथम परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। क्लियर है बात? अच्छा, एक आपको इसमें देखा है लेवोजियर, और मैं आपको बता चुका हूं लेवोजियर की अगर हम बात करते हैं, लेवोजियर ने एक नियम दिया था। उस नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो लेवोजियर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह बात आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। चलो 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन को, फिर हम बात करते हैं आगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर क्या बनाते हैं? यानी परमाणु प्लस परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे, परमाणु और परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे तो आपका बनेगा अणु। क्या बनेगा? अणु बनेगा। परमाणु और परमाणु आपस में जुड़ करके अणु का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। याद रखना, परमाणु प्लस परमाणु किसका निर्माण करते हैं? अणु का निर्माण करते हैं। अगर मिश्र धातु की बात करते हैं तो मिश्र धातु के अंदर धातु प्लस धातु आपस में जुड़ती हैं, धातु प्लस धातु आपस में जुड़ती हैं। ये धातुएं कितनी भी हो सकती हैं, 2 या 2 से अधिक भी हो सकती हैं। धातु प्लस धातु जुड़ करके मिश्र धातु का निर्माण करती हैं। और एक याद रखना साथियों, अगर किसी धातु के साथ अगर एक धातु पारा हो, कोई भी धातु हो सकती है आपकी, उस धातु के साथ अगर पारा है तो ये भी एक प्रकार की आपकी मिश्र धातु है, लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है, वो है अम्लगम। इसको हम अम्लगम के नाम से भी जानते हैं। जब पारा के साथ कोई धातु हो या फिर किसी धातु के साथ अगर पारा हो तो उस मिश्र धातु का नाम होता है अम्लगम, उसको कहते हैं अम्लगम। क्लियर बात है? तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन कि एक ही तत्व या फिर विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर के क्या बनाते हैं? अभी मैंने बताया था, परमाणु मिलकर के किसका निर्माण करेंगे? अणु का निर्माण करेंगे। परमाणु मिलकर के अणु का निर्माण करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलो 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, अच्छे से पढ़ो 15 नंबर क्वेश्चन को, फिर इस क्वेश्चन का मैं डिस्कशन आपको करवाता हूं। क्वेश्चन है कि केसरुकी का मतलब होता है जिनकी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। तो केसरुकियों में जो यकृत कोशिकाएं होती हैं, उन यकृत कोशिकाओं के अंदर एक पदार्थ होता है जिसका नाम है SER। तो SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? SER के द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो अगर हम बात करते हैं SER की, तो इस SER की जो फुल फॉर्म है वो है, S का मतलब स्मूथ, E का मतलब है एंडोप्लाज्मिक, और R का मतलब है रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
ये टर्म आपको याद रखनी है। अच्छा, इसकी बात करते तो ये कहां पाया जाता है, इसका जो स्थिति जो होती है इसकी, ये कहां मिलेगा आपको, ये मिलेगा यकृत के अंदर। यकृत बोले तो आपकी जो लीवर जो होती है, लीवर में ये पाया जाता है। लीवर की जो कोशिकाएं होती हैं, यकृत की जो कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर आपका क्या मिलता है, SER आपको मिलता है। अब ये काम क्या करता है, अब हम बात करते हैं इसके कार्य की। अगर हम बात करते हैं इसके कार्य की, तो ये जो कार्य करता है, इसका जो कार्य वो क्या है, जो आपकी जो औषधियां होती हैं, औषधियों व औषधियों व विष को निराविषीकरण करता है। विष का क्या करता है, निराविषीकरण करता है। यानी अगर हम ज्यादा टेबलेट वगैरह खा लेते हैं तो उन टेबलेट वगैरह से हमारे शरीर में जहर की उत्पत्ति हो सकती है, जहर का निर्माण हो सकता है। तो उस जहर को खत्म करने का काम कौन करेगा, SER करेगा, जो कहां मिलता है, आपके यकृत में मिलता है। जो लीवर होती है, लीवर वो जहर को खत्म करने का काम करती है, और किसके माध्यम से खत्म करती है वो, तो इस SER के माध्यम से करती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। औषधियों और विषों का क्या करना, निराविषीकरण करना, SER का कार्य होता है। अगर ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो इसमें दे रखा है लिपिड का संश्लेषण। लिपिड बोले तो वसा का जो संश्लेषण है वो कौन करता है, याद रखोगे आप, एक अंतःपृथ्वी जालिका का प्रकार होता है जिसको कहा जाता है चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका। तो चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका जो है वो किसका निर्माण करती है, लिपिड का निर्माण करती है, या लिपिड का संश्लेषण करती है। अंतःपृथ्वी जालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका और एक होती है आपकी खुरदरी अंतःपृथ्वी जालिका। जो चिकनी अंतःपृथ्वी जालिका होती है वही क्या करती है, लिपिड का निर्माण करती है। और ऑप्शन नंबर जो आपका सी है उसमें दे रखा है प्रोटीन का संश्लेषण। अगर हम प्रोटीन के संश्लेषण की बात करते हैं तो प्रोटीन का संश्लेषण कौन करता है, राइबोसोम करता है। कौन, राइबोसोम। और इसीलिए राइबोसोम को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री या फिर प्रोटीन का कारखाना राइबोसोम को कहा जाता है। क्लियर है बात है। तो इतने इस क्वेश्चन के बारे में इतनी बातें आपको याद रखनी थी। चलिए आगे 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन कारखाने के रूप में जाना जाता है। प्रोटीन का कारखाना किसको कहा जाता है, तो अभी मैंने बताया, देखो राइबोसोम को। किसको कहा जाता है, राइबोसोम को। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें, अन्य ऑप्शनों की बात करें तो अच्छे से देखो अन्य ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है आपको। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें दे रखा है आपका गोल्जी काय। अगर हम गोल्जी काय की बात करते हैं तो गोल्जी काय को कहा जाता है कोशिका का परिवहन तंत्र। कोशिका का परिवहन तंत्र इसको कहा जाता है। ठीक है, कोशिका का परिवहन तंत्र इसको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये हमारे कोशिका के अंदर पदार्थों का परिवहन करने का काम करता है, इसीलिए इसको परिवहन तंत्र या फिर परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। इसका कार्य क्या है, इसके महत्वपूर्ण दो कार्य हैं। इसका जो पहला कार्य वो है शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण करना। शुक्राणुओं के एक्रोसोम का निर्माण करना। एक्रोसोम का मतलब होता है ऊपर का भाग। ये मान लो इस प्रकार से हमारा शुक्राणु होता है, ये इसकी पूंछ होती है और ये जो भाग है ये होता है आपका एक्रोसोम। तो इस एक्रोसोम का निर्माण करने का कार्य किसका है, गोल्जी काय का है। क्लियर है बात है। अच्छा, इसके अलावा एक बात आपको और याद रखनी है, ये तो आपका हो गया गोल्जी काय। अब आपको और याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह या फिर ऊर्जा ग्रह या फिर पावर हाउस। क्यों कहा जाता है, उसका कारण क्या है, इसको कहा जाता है क्यों, उसका कारण है कि ये एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है। एटीपी ऊर्जा का जो निर्माण है वो कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, इसके बाद हम हरित लवक की बात करते हैं। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट के नाम से भी जानते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या करता है, पौधों में भोजन बनाने का कार्य करता है। पौधों में भोजन का निर्माण। क्लियर है बात है। और इसके अंदर एक वर्णक होता है जिसका नाम है पर्णहरित।
पर्णहरित। और इस पर्णहरित के कारण ही जो पौधे की जो पत्तियां होती हैं, पौधे की जो पत्तियां होती हैं उनका रंग क्या होता है, हरा होता है, इस पर्णहरित वर्णक के कारण। इतनी सारी बातें इस क्वेश्चन के बारे में आपको याद रखनी थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने साथियों, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन को क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन देखो। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो अभी अभी मैंने बताया था पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, कारण क्योंकि ये एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, एटीपी ऊर्जा का निर्माण करता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पावर हाउस, या फिर इसको शक्ति गृह कहते हैं। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो इस क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। किसको कहते हैं, लाइसोसोम को आत्महत्या फिर आत्मघाती की थैली, आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली इसको कहा जाता है। क्लियर है बात है। इसके अलावा गोल्जी इकाई के बारे में मैंने आपको अभी अभी बताया था। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के बारे में मैंने आपको बताया ही था। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। और आपका जो लाइसोसोम है इसको कहा जाता है आत्मघाती थैली। क्लियर है। गोल्जी इकाई के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि ये जो गोल्जी इकाई होता है ये शुक्राणुओं की एक्रोसोम का निर्माण करता है। और गोल्जी इकाई को क्या कहा जाता है, आपका जो कोशिका होती है उसका परिवहन तंत्र यानी परिसंचरण तंत्र इसको कहा जाता है। क्लियर है बात है, समझ में आई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका की आत्मघाती थैली, आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो अभी अभी मैंने बताया किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर आपका जो डी है वो करेक्ट होगा। और राइबोसोम को क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो कहा जाता है आपका राइबोसोम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा दिया गया जो कोशिका सिद्धांत है वो निम्न में से किन प्रकार के जीवों पर लागू नहीं होता। देखो हम स्लाइडेन और जो स्वान और स्लाइडेन का जो नियम था उसके बारे में पढ़ते हैं। स्लाइडेन व स्वान का कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत, इन्होंने कोशिका के बारे में एक नियम प्रतिपादित किया था। जो सिद्धांत दिया था वो क्या था, इन्होंने कहा था कि सभी जीव व पादप, सभी जीव व पादप कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, मिलकर बनते हैं। और जो कोशिका होती है, कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है। यह बात भी इन्होंने कही थी। इन्होंने कहा कि स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर के ये कहा कि जितने भी जीव होते हैं, जितने भी आपके पौधे होते हैं, जितने भी जीव होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, सभी के सभी किससे मिलकर के बनते हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। और ये जो कोशिका होती है ये जीवन की, पादप और जीवों के जीवन की क्या होती है, ये मूलभूत इकाई होती है। ये बात भी किन्होंने कही थी, स्लाइडेन और स्वान ने कही थी। यही आपका क्या है, स्लाइडेन और स्वान का सिद्धांत है। और ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत प्रकृति के ऊपर सभी जीवों और पौधों के ऊपर लागू होता है, लेकिन एक चीज के ऊपर लागू नहीं होता। किसके ऊपर, विषाणुओं के ऊपर। ये जो नियम है ये नियम किस पर लागू नहीं होता, विषाणुओं पर लागू नहीं होता। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो विषाणु होते हैं ना, विषाणुओं के अंदर क्या नहीं पाई जाती, कोशिका नहीं पाई जाती। इसके अंदर क्या नहीं होती, कोशिका नहीं होती। और इन्होंने कहा था कि कोशिका से मिलकर के बनता है, तो इसमें तो कोशिका नहीं है फिर भी ये जीव है, तो इसके ऊपर क्या नहीं होता, लागू नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो आपका जो सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत अगर आपको महसूस हुई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये दिक्कत हुई। लेकिन इतना कहना चाहूंगा साथियों, अगर आप अच्छे से दिल से पढ़ते हो तो मैं भी आपको दिल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और मैंने स्टार्टिंग में ही कमिटमेंट कर दिया कि अगर मेरे से एक बच्चा भी पढ़ेगा तो भी मैं पढ़ाऊंगा। ये क्लास रेगुलर रहेगी, रेगुलर का मतलब रेगुलर। और एक बात, इंपॉर्टेंट बात, हमारा डेली का जो टारगेट आता है, डेली टारगेट, अगर उस डेली टारगेट को आप करते हो, देखो ज्यादा बड़ा कोई वीडियो नहीं आता ये डेली टारगेट का, ये ओनली 5 से 6 मिनट का वीडियो आता है।
सुबह आपको 5 बजे वीडियो मिलता है, सुबह 5 बजे वीडियो। तो ये जो 5 बजे वीडियो मिलने का कारण ये है कि सुबह उठते ही आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको पूरे दिन का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, भी आज हमें ये करना है। मतलब कहने का ये है कि आपको डेली टारगेट मिलते हैं, अगर उसके अनुसार आप करते हो तो आपका 4 महीनों में जो सिलेबस है ना, 4 महीनों में सिलेबस वो कंप्लीट हो जाएगा। और कंप्लीट होने के साथ साथ एक बार उसका रिवीजन भी हो जाएगा, एक बार उसका रिवीजन भी हो जाएगा 4 महीनों के अंदर। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट लगाने और आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आपको जो मैं टारगेट दे रहा हूं इसको कहा जाता है स्मार्ट अप्रोच। यह है स्मार्ट स्टडी, इसी को कहा जाता है स्मार्ट स्टडी, यानी रोजाना टारगेट बनाना और उस टारगेट को पूरे दिन में अचीव करना। लेकिन मैं आपका जो टाइम है 15-20 मिनट का टारगेट बनाने का टाइम, वो मैं आपका बचा देता हूं और मैं आपका 5-6 मिनट में पूरा कवर कर देता हूं कि आपको ये पढ़ना है। मैंने जो तैयारी की थी वो इसी प्रकार से की थी और मेरे को सफलता भी मिली, मेरे को सिलेक्शन भी मिला। तो वही जो तरीका है मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे साथ प्रैक्टिकल हुआ है ना, वो प्रैक्टिकल बातें ही मैं आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको ज्यादा कोई तकलीफ ना हो और आप अच्छे से तैयारी कर सको। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखो। रोजाना सुबह 5 बजे 5 से 6 मिनट का वीडियो होता है, उसमें पूरे दिन का टारगेट आपको मिल जाता है। ज्यादा उसमें कोई अलग बातें मैं नहीं करता, आज ये करना है आपको, साइंस में ये करना है, मैथ में ये करना है, जीके में ये करना है, करंट अफेयर में ये करना है, रीजनिंग में ये करना है। पूरे दिन का डाटा मैं आपको बना के दे देता हूं और रात को आप अगर 12 बजे तक कर पाते हो तो 12 बजे तक करो, अगर 10 बजे तक करते हो 10 बजे तक करो। अगर आप 2 घंटे में कंप्लीट कर देते हो तो 2 घंटे पढ़ के उसके बाद आराम करो, अपने दोस्तों के साथ घूमो, खेलो, कूदो, कुछ भी करो, लेकिन वो टारगेट करना जरूरी है। ठीक है, तो आप अच्छे से मेरे साथ जुड़ करके साइंस की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकते हैं और इस टारगेट के द्वारा आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर मेरा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को अपने यारों, रिश्तेदारों, दोस्तों तक क्लास को शेयर करेंगे, जिससे कि उनको भी थोड़ा फायदा मिले और आप जानते ही हैं थोड़ा मेरा भी फायदा हो जाए। ठीक है, चलिए कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।